नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है और आज का दंगल हम बिहार की चुनावी राजनीति पर करेंगे। बिहार में चुनाव से पहले यात्राओं का दौर चल पड़ा है। पहले इंडिया गठबंधन की ओर से राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा की। अब तेजस्वी यादव अपनी अलग से बिहार अधिकार यात्रा करने जा रहे हैं। आज से यात्रा शुरू हो चुकी है। अगले 5 दिनों में 10 जिलों की 66 सीटों तक यह यात्रा पहुंचेगी। 20 सितंबर को वैशाली में इसका समापन होगा। तेजस्वी कहते हैं कि यात्रा का मकसद बिहार में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ आवाज उठाना है। सियासत कहती है कि चुनाव से पहले आरजेडी का मध्य बिहार में यह शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल ये वैसे जिले हैं जहां राहुल गांधी की यात्रा नहीं पहुंच पाई थी। इन 66 सीटों में पिछली बार अकेली आरजेडी ने सबसे ज्यादा 23 सीटें जीती थी, यानी यह सारा इलाका आरजेडी का गढ़ हम कह सकते हैं। तो इसी प्रदर्शन को बेहतर करने की उम्मीद में तेजस्वी की यात्रा निकल चुकी है। लेकिन बिहार में इस बार गठबंधनों की टक्कर में दोनों तरफ से एकजुटता के तमाम दावे किए जा रहे हैं। एकजुटता की स्थिति यह है कि पिछली बार तक अलग अलग संकल्प पत्र और घोषणा पत्र निकालने वाली बीजेपी और जेडीयू इस बार एक ही घोषणा पत्र भी जारी करने वाली है। लेकिन इसी एकजुटता में सीट बंटवारे से लेकर सीएम चेहरे तक कई बयानबाजियां चल रही है। एक तरफ जीतन राम मांझी 100 सीटों पर कैंडिडेट की बात कहना शुरू कर चुके हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस की सीटों पर तोल मोल का भाव चल रहा है। उधर नीतीश को चेहरा घोषित किया है, लेकिन चुनाव के बाद की गारंटी अभी तक नहीं दी है। यानी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव तो लड़ा जाएगा, लेकिन बाद में क्या होगा वो तो जनता तय करेगी। इधर राहुल गांधी ने तेजस्वी का नाम तक नहीं लिया है, लेकिन तेजस्वी अब खुद ही अपने आप को चेहरा बता रहे हैं। तो बिहार की चुनावी राजनीति किस करवट बैठती दिख रही है? क्या मुद्दे चुनाव पर असर डाल सकते हैं? दोनों गठबंधनों की ओर से कौन सी रणनीति अपनाई जा रही है? इन तमाम मुद्दों पर आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। बिहार में दो गठबंधनों के बीच इस बार घनघोर चुनावी टक्कर है, मगर क्या दोनों गठबंधनों के अंदर भी टक्कर है? कहां सीट बंटवारे का फॉर्मूला सेट है, कहां सीट बंटवारे पर सिर्फ फुटअव्वल की आशंका है, कहां सीएम का चेहरा क्लियर है, कहां चेहरे पर सस्पेंस है। दोनों गठबंधनों के नेता एक दूसरे पर सवालों और आरोपों की झड़ी लगाते हैं और इन्हीं सवालों, अनुमानों और आशंकाओं की सियासत के बीच तेजस्वी यादव ने आज से 5 दिनों की बिहार अधिकार यात्रा शुरू की। 5 दिन की यात्रा में तेजस्वी यादव जहानाबाद, नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर और वैशाली जिले से गुजरेंगे। 20 सितंबर को वैशाली में तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा समाप्त होगी। पहले राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा में पूरे सीमावर्ती बिहार का दौरा करने के बाद अब तेजस्वी ने सिर्फ आरजेडी की ताकत दिखाने और पार्टी को मजबूत करने के लिए सेंट्रल बिहार के 10 जिलों में यात्रा शुरू की। दरअसल तेजस्वी की यात्रा बिहार के जिन 10 जिलों से गुजरने वाली है, वहां पिछले चुनाव का सत्ता समीकरण कुछ ऐसा था कि तेजस्वी के यात्रा रूट में आने वाले 10 जिलों के अंदर कुल 66 विधानसभा सीट पड़ती हैं। 2020 में इन 66 सीटों में एनडीए 34 सीटें जीतने में कामयाब रही, जिसमें जेडीयू 19 सीटें, बीजेपी ने 15 जीती थी। तो महागठबंधन की 32 सीटों में 23 सीटें आरजेडी, 3 कांग्रेस और 6 सीटें लेफ्ट दलों ने जीती। इस 50-50 की फाइट को अपने पक्ष में करने के लिए तेजस्वी ने बिहार अधिकार यात्रा शुरू की है, जिसमें नौजवान, किसान, करप्शन, कानून व्यवस्था और विकास को विपक्ष चुनावी मुद्दा बनाना चाहता है, लेकिन सत्ता पक्ष के मुद्दे कुछ और हैं। जिस घुसपैठिए के मुद्दे पर चुनाव आयोग ने पूरी एसआईआर करा दी, अदालत तक लड़ाई चल रही है, उस मुद्दे पर आए दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में सवाल उठाते आ रहे हैं। तो क्या घुसपैठिए वोटर बिहार का मुद्दा है? बिल्कुल, ये बड़ा मुद्दा है और ये अपने में एक बहुत चिंता का विषय है। और जिस तरीके से हमारे सबसे बड़े अधिकार, मताधिकार का दुरुपयोग कर चुनाव को प्रभावित करने का कार्य प्रयास इनके द्वारा किया जाता है, कतई इसको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और नहीं करना चाहिए। ये तो हम पहले ही उठाएंगे तो यही चिल्लाएंगे। झारखंड के चुनाव था, चुनाव के समय घुसपैठिया थे, अब चुनाव खत्म हो गया, तब घुसपैठिया नहीं है। भाजपा के लोगों ने वहाँ भी मुद्दा बनाया था।
प्रधानमंत्री जी जब भी कोई बात करें तो हल्की बात ना करें। 20 साल से आपकी सरकार है, 11 साल से आपकी केंद्र में सरकार है, बिहार में सरकार है। अगर 20 सालों में अगर घुसपैठी आया है तो आप जिम्मेदार हैं। आज अगर बिहार इतना पिछड़ा है क्योंकि 90 के दशक में वो खाई इतनी ज़्यादा खोद दी गई थी। कहीं गलती से ये लोग फिर वापस आ गए और फिर से उसी तरीके से बिहार में ये तांडव इन लोगों ने शुरू कर दिया, अपराध का, भ्रष्टाचार का। तो सोचिए बिहार फिर कितना पीछे चला जाएगा और फिर कितना समय लगेगा आगे बिहार को लेकर आने के लिए। बाढ़ मोकामा में AK-47 के 200 राउंड गोलियां चली, कहाँ थे ये नड्डा साहब? यही जब 11 साल मुजफ्फरपुर की लड़की के साथ जो रेप हुआ, 4 घंटे तक बेड नहीं मिला, कहाँ नड्डा साहब को याद नहीं है? खेमका जी की हत्या होगी, उनकी बेटा की हत्या होगी, कहाँ है? मुद्दों से आगे गठबंधनों के बीच आपसी खींचतान की चुनावी चकल्लस भी बिहार में खूब चल रही है। खबर है कि एक तरफ एनडीए में जीतन राम मांझी वक्त से ज्यादा सीट के दावे कर रहे हैं, दूसरी ओर महागठबंधन में कांग्रेस बड़े दावे कर रही है। यहाँ पर मैं इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ, कतई कोई किसी तरीके की खींचातानी नहीं है। मांझी जी के बयान का आपने जिक्र किया, उन्होंने अपनी एक पोजीशनिंग को लेकर चुनाव के आसपास इस तरीके के बयान हर दल देता है, इच्छा रखता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा उनको सीटें मिले। बातें चल रही हैं, सब लोगों ने अपने अपने दावे रखे हैं, जो कि सबका अधिकार बनता है और स्मूथली जो है हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ, मेरा अलायंस है, वहाँ तेजस्वी भी है और 243 सीटों पे लड़ना हमको। हालांकि हर चीज़ तय है ही, नाम को लेके, फेस को लेके कोई कंफ्यूजन है नहीं। इसकी तरफ से, राहुल जी की तरफ से मेरे छोटे भाई को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित नहीं किया गया। संभवतः इस बात की टीस तो होगी ही मन में। तो हमने एक आर्टिकल देखा था अमित शाह जी का, उसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद कौन मुख्यमंत्री होगा ये समय बताएगा। तो हमको लगता है कि वहाँ इनसिक्योरिटी की भावना ज़्यादा है। इस बार पलटवार के बीच बिहार से खबर यह भी कि महागठबंधन की तरह एनडीए भी इस बार साझा घोषणा पत्र ही लाएगा। 2020 के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने अलग अलग घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें बीजेपी के संकल्प पत्र में रोजगार, महिला आरक्षण, निवेश जैसे वादे थे, तो नीतीश कुमार ने अपने 7 निश्चय के वादों का दूसरा चरण दोहराया था। जहानाबाद से शशि भूषण के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। तो अब बिहार में एक बार फिर यात्रा की राजनीति शुरू हो चुकी है और तेजस्वी यादव अब अपनी यात्रा पर निकले हैं, बिहार अधिकार यात्रा पर। जिस तरीके से हमने कहा 66 सीटों पर यह यात्रा जाएगी और इस यात्रा का मकसद क्या है? क्या बिहार में एक बार फिर राहुल बनाम तेजस्वी या एनडीए बनाम महागठबंधन बनाम एनडीए, यह हमें देखने मिल सकता है। तमाम मुद्दे बिहार की राजनीति में एक बार फिर उबल रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर रविकांत कांग्रेस के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल होंगे, प्रियंका भारती आरजेडी की प्रवक्ता भी भूमिका रखेंगी, उनसे भी पूछेंगे कि आखिरकार इस यात्रा का मकसद क्या है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल होंगे और धीरेन्द्र कुमार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता भी चर्चा में शामिल होंगे और आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट उनके पास भी जाएंगे समझने के लिए कि आखिरकार दोनों गठबंधनों के बीच में क्या चल रहा है। क्योंकि अब एनडीए ने भी यह घोषित कर चुके हैं कि इस बार अलग अलग दावे नहीं रखे जाएंगे, इस बार एक ही दावा दिया जाएगा, एक ही घोषणा पत्र भी दिया जाएगा, पिछली बार की तरह चीजें नहीं होंगी। तो दिलचस्प बातें हैं। 3 सवालों के साथ दरअसल हम इस चर्चा की शुरुआत करना चाहते हैं। पहला सवाल, सिर्फ 10 जिलों में तेजस्वी यादव की अधिकार यात्रा के पीछे की वजह और उसका मकसद क्या है? क्या सीट बंटवारे को लेकर दोनों गठबंधनों में दबाव की राजनीति चल रही है? खास करके जो छोटे दल है वो अपने हिस्से को लेकर थोड़े ज्यादा सजग इस पूरे राजनीति में नजर आ रहे हैं। 2025 में, यह आखिरी सवाल होगा कि 2025 में बिहार में एनडीए साझा घोषणा पत्र लाने की तैयारी क्यों कर रही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में यह है कि 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने अपना अलग घोषणा पत्र दिया था और अगले ही दिन जेडीयू के तरफ से 7 वादों वाला एक अलग घोषणा पत्र जारी किया गया था। प्रियंका भारती, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे क्योंकि आज तेजस्वी यादव की यात्रा शुरू हो चुकी है और उसमें वोट चोरी का उल्लेख नहीं है। बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, हेल्थ सर्विसेज का मुद्दा उठा रहे हैं और बिहार से जुड़े मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मकसद है इस यात्रा का? और सबसे बड़ी बात,
कि 10 जिलों में ही सिर्फ यात्रा कवर की जाएगी और अकेले तेजस्वी यादव निकलेंगे? मुद्दे भी यहां पर अलग नजर आ रहे हैं। प्रियंका भारती। साहिल जी, देखिए, एसआईआर का मुद्दा हमने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में लेकर के गए। ऑल्दो भाजपा वालों को, जेडीयू वालों को पसंद नहीं आ रहा था, उनका कहना था कोई मुद्दा ही नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट एंड में तो कल ये तक कह दी कि अगर इसमें कुछ और गड़बड़ियां पाई गई तो पूरे देश भर से हम एसआईआर को रद्द ही कर देंगे। लेकिन अब हम उस मुद्दे, क्योंकि उन्होंने आधार कार्ड को जोड़ दिया जो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था, क्योंकि बिहार में 90% लोगों के पास आधार कार्ड है, बाकी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। अब हम आ रहे हैं बिहार की असल समस्या पर, बेरोजगारी, गरीबी, पलायन और भूखमरी और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। डेली बलात्कार के केसेस आ रहे हैं, मर्डर्स के केसेस आ रहे हैं, जिसको हम तेजस्वी जी बता रहे हैं। लेकिन हम सवाल यहाँ पर एक अहम सवाल उठाना चाहते हैं। सवाल है, कल प्रधानमंत्री जी बिहार आए थे, 100 करोड़ इन्वेस्ट किए, इन्वेस्ट करके जीविका दीदी को बस में भर भर के बुलाए, मास्टर को कंडक्टर बनाए, लेकिन उससे हमको मिला क्या? मिला हमको क्या? पूर्णिया का उद्घाटन करने आए थे, एयरपोर्ट का। अब बता रही, ये घोषणा 2015 में ही हुई थी, 10 साल लग गए इसको। लेकिन उसके बाद भी जिस टर्मिनल के बारे में दम भर रहे थे प्रधानमंत्री जी, 5 महीने के भीतर हमने तैयार करवा दिया, वो है पोटा केबिन। मतलब वो अस्थायी टर्मिनल है, टर्मिनल कंप्लीट ही नहीं हुआ। जिस गांव, गोवासी गांव के किसानों से जमीनें उन लोगों ने ली थी जबरन, उसका आज तक उनको पैसा नहीं मिला है, सब बेघर हो चुके हैं। उसके साथ साथ आपको बता दूं कि जो वॉच टावर होता है, जो इस बात का ध्यान रखता है कि कुहासे में कैसे फ्लाइट चलेगा, नहीं चलेगा, वो 2:30 बजे के बाद काम करेगा ही नहीं। तो इस तरीके से और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मैं बिहार से हूं, मुझे पता है ट्रेन का किराया दिल्ली से, बिहार से दिल्ली आने का 1500 रुपया थर्ड एसी का, जनरल का 500 रुपया, स्लीपर का 500, जनरल का 250। लेकिन ये जो एयरपोर्ट तैयार करवा है मोदी जी, जो तैयारों नहीं हुआ है, उस एयरपोर्ट का पता है आपको किराया कितना है? पटना से दिल्ली, पूर्णिया से दिल्ली आने का 16,000 रुपये और 11 घंटे का टाइम लेगा। तो जुमला एयरपोर्ट फिर तैयार करके गए, फिर हमको जुमला ही दिया, हमसे जमीनें ले लिए, उसका हमको किसी तरीके का भरपाई नहीं मिला। हम अभी भी वो एयरपोर्ट तैयार नहीं हुआ। 2 फ्लाइट सिर्फ उड़ेंगे वहां से, अहमदाबाद के लिए, कोलकाता के लिए, जबकि सबसे ज्यादा लोग वहां पे दिल्ली जाने वाले लोग हैं, उनका कुछ सुना नहीं गया। तो प्रधानमंत्री जी बिहार क्यों आए थे इतना खर्च लगा करके? और जिस जगह वो आए थे ना साहिल जी, उनके आने से पहले तो प्रियंका जी, लेकिन क्या एयरपोर्ट नहीं चाहिए क्या? बिहार के साथ कनेक्टिविटी बढ़नी नहीं चाहिए क्या? एयरपोर्ट नहीं बनाने चाहिए? मखाना बोर्ड की जो घोषणा की गई है वो नहीं चाहिए क्या? लेकिन 10 सालों में आप एक एयरपोर्ट तक तैयार नहीं करवा पाए, उसमें भी आप जो टर्मिनल लेकर के आए वो अस्थायी टर्मिनल, सिर्फ 2 फ्लाइट्स उड़ेंगे। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? जिस मखाना बोर्ड की बात कर रहे हैं, इतना मखाना से मोदी जी को प्रेम है, माला पहने हुए थे ना मखाना का। ये नहीं बताएंगे बिहार वासियों को कि गुजराती खाखड़े पर 5% जीएसटी, बिहारी मखाने 0%, वहीं बिहारी मखाने पर 5% जीएसटी लगाए। क्यों लगाए? इतना जब मखाना से प्रेम था तो देश भर के लिए मखानों को भी जीएसटी फ्री कर दिए होते, पैकेट मखाना को, और अभी 5% क्यों रखे हुए हैं? तो तेजस्वी यादव का मुद्दा क्या है, आप वो बताइए ना। जो बिहार अधिकार यात्रा की वो बात कर रहे हैं, उनके पास क्या मॉड्यूल है, क्या मॉडल लेकर वो जनता के सामने जाएंगे कि एयरपोर्ट नहीं बनाएंगे हम तो मखाना? इस यात्रा का नाम ही है बिहार अधिकार, जो अधिकार हमको नहीं मिला। हमको किसी भी तरीके से केंद्र सरकार का कोई सपोर्ट नहीं मिला। अगर सपोर्ट मिला होता तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया होता। अगर सपोर्ट मिला होता तो जो अस्पताल, जहां पूर्णिया गए थे ना मोदी जी, वहां पे डेंगू वार्ड में बाहर लोग सो रहे थे बिना मच्छरदानी के जमीन पर, यह स्थिति नहीं होती। केंद्र का अगर हमें सपोर्ट मिला होता, सारा सपोर्ट गुजरात को, और वोट मांगने आएंगे बिहार में। इंडस्ट्री आपने, फैक्ट्री आपने 3300 फैक्ट्री गुजरात में लगाई, बिहार आएंगे वोट मांगने के लिए। विक्ट्री यहां से नहीं मिलेगी अगर फैक्ट्री वहां स्टैब्लिश होगी। रोड सबसे ज्यादा गुजरात में और बिहार में कुछ नहीं। तो हम तो सवाल करेंगे कि हमारे मुद्दे यही हैं, रोजगारी, फैक्ट्री, टेक्सटाइल पार्क, अस्पतालों की जर्जर स्थिति, शिक्षा का इतना बुरा स्तर है, मात्र 90,000 लोग पीएचडी किए हैं, सबसे कम ग्रेजुएट। एक बार फिर 2020 की तरह बेरोजगारी, पढ़ाई और उसके साथ साथ अब दवाई की भी लड़ाई कहीं ना कहीं लाने की कोशिश की जा रही है बिहार के इस चुनावी मैदान में। डॉक्टर अजय आलोक। साहिल जी, वो हिंदी में कहावत हमने सुनी थी कि सांड को लाल कपड़ा दिखाइए तो भड़क जाता है। बिहार में कांग्रेस पार्टी आरजेडी को विकास की बात कीजिए तो भड़क जाती है। देखिए भड़क के भी कितना आपको बयान दे दी। एयरपोर्ट कभी प्लेन टिकट डिसाइड करता है कि एयर कंपनी प्लेन का टिकट डिसाइड करती है कि 15,000 का होगा या 16,000 का होगा। उसमें ही प्रधानमंत्री मोदी जी आ गए, 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके गए। बिहार का खाका बदल रहा है हर जगह से, हर एक लोग को दिख रहा है कि पटना पूर्णिया इनके समय जाने में 12 घंटे लगते थे, आज फराटेदार 3.5 घंटे में पटना से पूर्णिया पहुंच जाती है। लगता है कि ऊपर से कृष्ण भगवान आके रोड बना के गए बिहार में। पहले को 2 लाख क्यूसेक फ्लड का डिस्चार्ज बिहार झेल नहीं पाता था, पानी पानी हो जाता था। आज कोसी का 6 लाख क्यूसेक का डिस्चार्ज हमारे तटबंध आराम से झेल लेते हैं, वो नहीं दिखेगा।
जहां तक रही पढ़ाई लिखाई की बात, पढ़ाई लिखाई तो सही बात है, बिहार की पढ़ाई लिखाई बहुत खराब है। मैं मानता हूं व्यक्तिगत रूप से इस बात को, प्रियंका जी को मैं मानता हूं, क्योंकि जीता जागता उदाहरण हमारे सामने नेता प्रतिपक्ष हैं जो कि 9वीं फेल रह गए, जबकि उनके दोनों माता पिता मुख्यमंत्री। बिहार में पढ़ाई की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन ये आम बिहारियों के लिए नहीं है। आप कह रहे हैं अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, लूटने का अधिकार नहीं मिलेगा, अब किसी जमाने में नहीं मिलेगा। 15 वर्ष का दंश झेला है बिहार ने, उस 15 वर्ष में बिहार 50 साल पीछे चला गया। अब तो जाके बिहार खड़ा होना शुरू हुआ है, दौड़ने की तैयारी कर रहा है, और उसमें लुटेरों परिवारवादियों को आप यहां पर सत्ता चाहिए? किस बात की सत्ता? बिहार आगे बढ़ने की कोशिश में है, बिहार का एक एक बच्चा आगे बढ़ने की कोशिश में है। आज हमारे पास 27 मेडिकल कॉलेज हो गए, जो पहले 7 मेडिकल कॉलेज होते थे। आज एम्स की संख्या दुगनी हो गई, मरीजों की संख्या अच्छी हो गई। पीएमसीएच 5,500 बेड का बन रहा है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा है आज की तारीख में। ये सब नहीं दिखता है। मैंने बोला ना कि लाल कपड़ा देख के सांड भड़कता है, और विकास की बात सुन के आरजेडी और कांग्रेस भड़कती है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। बिहारी मन और चेतना से बिल्कुल जागृत हो चुका है कि बिहार को आगे बढ़ना है। और एनडीए, मैं फिर कह रहा हूं एनडीए, नीतीश नरेंद्र, एन, डी से दमदार और ए से असरदार, एनडीए। और आपका जो एमजीबी है, महागठबंधन, यह है कि मायूस गांधी बैठ जाएंगे आप लोग, क्योंकि बिहार की जनता का भाव समझिए और बिहार की जनता का फ्लो समझिए। बैठे रहिए ठोंस के, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी तो अजय आलोक जी ये है ना कि पिछली बार जो आपका रिपोर्ट, आपने जो वादे किए थे, जो बिहार में आपने मैनिफेस्टो रखा था, उसमें खास करके जो मुख्य वादा था आपका, दरभंगा में एम्स बना के दे गया, ऑपरेशन होगा 2024 तक। आज की स्थिति यह है कि 13 नवंबर 2024 को उसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। 19 लाख जॉब्स की आपने घोषणा की थी। आज की स्थिति में हम देख रहे हैं कि 28 फरवरी को बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान कहते हैं कि 9.5 लाख जॉब्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जा चुके हैं, अभी भी 10 लाख पूरे नहीं हो चुके हैं। एमएसपी दिया जाएगा पल्सेस को, यह भी वादा आपके तरफ से किया गया था। बिहार में आईटी हब बनाया जाएगा, पार्टली पूरा हो चुका है आज की स्थिति में। 3 लाख टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी, 2.5 लाख तक भी अभी तक नियुक्ति नहीं हो चुकी है। सेल्फ रिलायंस दिया जाएगा 1 करोड़ महिलाओं को। अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उनके लिए घोषणा की गई है, 10,000 रुपए की घोषणा है, वो कब तक मिलेंगे उसकी घोषणा है, तो उम्मीद है कि वो भी चुनाव के पहले उनके खाते में चले जाए। और 15 नए प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बनाई जाएगी, यह भी आपके तरफ से वादा किया गया था। क्या आपको लगता है कि यही सब कारण है जिसके वजह से इस बार जो भी घोषणा पत्र बनेगा वो एक साथ बनाया जाएगा, अलग अलग बनाने से काम नहीं चलता है? क्या ये हम कह सकते हैं? ये तो आपके जो प्रमुख घोषणाएं थी वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। आप सत्ता में, इसके लिए आपसे ये सवाल है अजय आलोक। नहीं, निश्चित तौर पे सत्ता में हम हैं तो सवाल आपका बनता भी है, जायज भी है। देखिए साहिल जी, नीतीश जी ने 2020 में ही घोषणा की थी कि हम 20 लाख नौकरी रोजगार देंगे, और आज की तारीख में ईपीएफओ अकाउंट निकाल लीजिए, ये निकाल लीजिए। आप जो आरिफ मोहम्मद साहब की बात कर रहे हैं, वो उन्होंने सरकारी आंकड़ा दिया कि 9.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। लेकिन अगर हम रोजगार की बात करेंगे तो बिहार में 25 लाख लोगों से ऊपर को रोजगार और नौकरी दोनों मिला के हम दे चुके हैं। आज इतनी हम बातें इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि वे एक विजन है, उसके लिए बजट एलोकेशन है, चाहे वो सेंटर का हो चाहे स्टेट का हो। महिलाओं को जो भी 10,000 रुपए देने की घोषणा की गई, सेल्फ हेल्प ग्रुप, बिहार पहला राज्य बना था 2010 में जहां पे 10 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाएं काम कर रही थी। आज हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स, वो उनका भी मानदेय बढ़ा दिया गया है, 6,000 रुपए अब मिलेंगे। आप ये देखिए कि अभी तो जो ये फर्जी माई बहन योजना सम्मान चल रही थी, दरभंगा में आज एफआईआर हो गई, क्योंकि एक आशा वर्कर से जबरदस्ती आरजेडी वर्कर ने माई बहन सम्मान योजना बनवाया और 200 रुपए ले लिए। उसमें आज एफआईआर हुई है लोगों पे, इनके नेता पे भी एफआईआर हुई है, इनके पूर्व विधायक पे एफआईआर हुई है। तो ये फर्जीवाड़ा का खेल ये लोग लगातार करते रह रहे हैं। हम जो भी घोषणा कर रहे हैं वो घोषणा जमीन पे उतर के दिख रहा है, और तभी जनता को भरोसा है, तभी बार बार नीतीश कुमार को लोग चुनते हैं, क्योंकि उन पे भरोसा कायम है, क्योंकि जो काम बोला है वो काम किया है। बिहार में अगर कहा कि बिजली नहीं आएगी तो वोट मांगने नहीं जाएंगे। आज बिहार देश का अकेला राज्य है जिसके हर गांव में बिजली है, हर गांव में बिजली है, और हर गांव अब हर जगह नल का पानी भी जा रहा है। हम 20 साल पहले जो बिहार छोड़कर गए थे वहां से आगे बढ़ चुका है। दरअसल एनडीए का दावा यह है कि 20 साल पहले जहां पर बिहार छोड़कर गए थे वहां से आगे बढ़ चुका है, और इसीलिए उनके ये दावे यहां पर रखने की कोशिश हो रही है। प्रियंका भारती, जवाब दीजिए। साहिल जी बोल रहे थे बहुत सारा बदलाव बिहार देख रहा है, बदलाव एक देख रहा है।
जिस दरभंगा की बात कर रहे हैं वहां इनके एक मंत्री हैं, मंत्री का नाम है जिवेश मिश्रा। नकली दवाई बनाने में उनका कंपनी भी पाया गया है, चढ़ाए हैं, मतलब उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई है कोर्ट के द्वारा। उन्होंने कल क्या किया, जब उनसे सवाल पूछा गया, एक पत्रकार बोलता है सर आप आते हैं वोट मांगने, रोड बनता नहीं, क्या किया पत्रकार को पता है? पकड़ के मार और माँ की गाली दिए हैं, और पत्रकार का मुंह कान नाक सब तोड़ दिए हैं इनके मंत्री महोदय। और क्या किए हैं कि पत्रकार का एफआईआर तक नहीं ले रहे थे। अब एक पत्रकार का एफआईआर लॉन्च करने के लिए तेजस्वी जी को खुद चल करके दरभंगा जाना पड़ता है, ताकि वहां पर अति पिछड़े समुदाय से आने वाले, मल्ला समुदाय से, मछुआरा समुदाय से आने वाले पत्रकार का एफआईआर लिखवाया जा सके। और स्थिति तो ये बना दिए हैं कि जिस समय तेजस्वी जी पहुंच रहे थे, रोड खुदवा दिए ये लोग, ताकि वहां तक उनकी गाड़ी ना पहुंच पाए, वहां तक पहुंच ना पाए। यही तो विकास की है बिहार में। तस्वीर बदल दिए थे, आज तक नजर नहीं आया दरभंगा एम्स, जिसकी बात साहिल जी भी कर रहे थे। एयरपोर्ट बनवाने की बात करते हैं, एयरपोर्ट में आज भी अस्थाई बना है, स्थायी एयरपोर्ट है ही नहीं। आप बोले कि हम लोग तस्वीर बदल दिए हैं, ट्रेन से पहुंच जाते 3 घंटा में पटना से पूर्णिया। अरे पूर्णिया से दिल्ली आने में आपका एयरपोर्ट 11 घंटा लगा रहा है। यही तो तस्वीर बदले हैं आप लोग। माई बहन की बात करते हैं, एक महिला जब ट्रेनिंग के लिए जाती है, ट्रेनिंग सॉरी एग्जाम एंट्रेंस में जाती है दौड़ के लिए, उसका बलात्कार कौन करता है पता है आपको? जो एम्बुलेंस लेकर के उसको जा रही, तो वो बेहोश हो जाती है, उसका बलात्कार होता है। बच्ची को बेड नहीं लेकिन मिलता, प्रियंका जी, रहती है। आज चिराग पासवान हमें इंटरव्यू दे रहे थे और उस पर चिराग पासवान ये कह रहे थे कि 20 साल पुरानी यादें अभी भी लोगों के मन में ताजा है। आपके पास कोई नया मॉडल है क्या दिखाने के लिए, कि आप ये दिखा सकते कि देखिए हमारा मॉडल बेहतर था और 20 साल में उन्होंने क्या चीजें करके रखी हुई है? कंपैरिजन तो कहीं ना कहीं हो जाएगा ना। स्थिति बदली नहीं है बिहार की, ये बात तो कई लोग मानते हैं। अभी भी बिहार से पलायन करने वाले लोगों की संख्या 7% से ज्यादा है कुल आबादी के। ये कुछ खास अच्छी तस्वीर नहीं है बिहार के लिए, लेकिन शुरुआत आपके तरफ से भी हो चुकी है पहले, और उससे कंपैरिजन तो होगा ना कहीं प्रियंका। कंपैरिजन कर रहे हैं हम। जिस समय लालू जी मुख्यमंत्री बने, बिहार का बजट था 3000 करोड़। जब राबड़ी जी जिस समय में कार्यकाल छोड़ी 2005 के समय तक बन चुका था 24,000 करोड़ इनटू 8 टाइम्स। और एग्जैक्टली सेम आंकड़ा इनका भी इनटू 8 टाइम्स का है, 24,000 से 2,11,000 करोड़। आपने क्या दिया बिहार को? हमने 7 यूनिवर्सिटीज बनाई। आपने कितना बनाया है बताइए बिहार को? हमने रेलवे कारखाना दिया। आपने कौन कौन सा कारखाना बिहार को दिया ये बताइए? टेक्सटाइल पार्क्स की जब हम बात करते हैं, इनके मंत्री महोदय कैबिनेट के गिरिराज जी कहते हैं ये सब फर्जी सवाल है, ये सब नहीं पूछने का है। अभी इनके ही मंत्री बोल करके गए हैं, क्योंकि टेक्सटाइल पार्क्स की हम बात इसलिए करते हैं, उन्हीं से नौकरियां जनरेट होती हैं आलोक जी, जो गुजरात पहुंच रही हैं। आपने कितने हजार करोड़ का बेनिफिट गुजरात को दिया। बिहार से थोड़ी तो बिहार अस्मिता का ख्याल कीजिए, थोड़ा तो बिहार के युवाओं का ख्याल कीजिए कि यहां भी नौकरियां पहुंचे। सिल्क हमारा भागलपुर का इतना फेमस है, पूरी दुनिया जानती है। गुजरात बना बिहार, बिहार में चुनाव वहां ले जाना चाहते हैं आरजेडी। देखिए इनके जाने से तो चुनाव वहां जाएगा नहीं, और गुजरात से इतनी नफरत करने की भी जरूरत नहीं है। वो भी इस देश का हिस्सा है, बिहार भी इस देश का हिस्सा है। हम नफरत नहीं करते। भागलपुर सिल्क का डेवलपमेंट, भागलपुर सिल्क उद्योग किसने स्टैब्लिश किया? नीतीश कुमार ने। भागलपुर सिल्क कुटीर उद्योग बंद हो चुका था, किसने स्टैब्लिश किया? नीतीश ने, एनडीए ने। ये अगर बात करेंगे मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी साड़ी, ये सब किसने स्टैब्लिश किया? हमारी एनडीए सरकार ने। आज मखाना, एक मिनट, मैं प्रियंका जी बीच में नहीं बोलता हूं। आज जब मखाना ट्रेडर्स की बात हो रही है और मखाना बोर्ड बन रहा है, तो इससे किसको फायदा होगा? आज मखाना बढ़ के हो गया 200 रुपए प्रति किलो, 50 से 60 रुपए लगता है बनाने में, 150 रुपया सीधी ग्रोथ हो गया। 1 एकड़ की खेती में 1.5 लाख रुपए बच रहा है किसान का। किसकी देन है ये? ये नीतीश कुमार की देन है। आप इसको गुजरात बनाम बिहार करने से कुछ नहीं होगा। डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं? किसानों को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मुद्दा ये है आपके जाके बोलने से अधिकार यात्रा, क्या अधिकार यात्रा? किस चीज की अधिकार यात्रा? बिहार को कौन सा अधिकार नहीं मिला? आपके समय अधिकार लूटे जाते थे, चाहे वो बैलेट के में लूटे जाते थे, चाहे अति पिछड़ों को दबाया जाता था, चाहे जातीय नरसंहार किया जाता था, वो था अधिकार की लूट। दलितों के गले काटे जाते थे, स्तन काटे जाते थे, एक के बाद एक 15 से ज्यादा जातीय नरसंहार करवा के मुख्यमंत्री वहां पर आग सेकता था। ये था अधिकार यात्रा। ये अधिकार अब नहीं मिलेगा, ये अधिकार नहीं मिलेगा। उसके लिए बिहार को अपना अधिकार मिले, करुणा वंदन करते रहिए। इसीलिए तमाम राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं उस पर तो हमारा ध्यान रहेगा, लेकिन फिलहाल इसमें एक राजनीति भी नजर आ रही है। प्रोफेसर रविकांत, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि तेजस्वी यादव को जिस अधिकार की उम्मीद थी आपसे कि आप घोषणा कर देंगे जब 16 दिन की यात्रा निकली थी उसमें कि तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे जब अगर आपकी सरकार आती है, तो वो नहीं हुआ। इसके लिए अलग से तो यात्रा नहीं करनी पड़ रही है, ये तेजस्वी अधिकार यात्रा भी हो सकती है। प्रोफेसर रविकांत,
नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही कोई इंडिया अलायंस में कंफ्यूजन है। इंडिया अलायंस उतनी ही मजबूती के साथ खड़ा है और उसका कॉमन एजेंडा है। अभी तेजस्वी जी जो यात्रा कर रहे हैं वो कुछ खास जिलों में कर रहे हैं और वो जिले जहां पर सत्ता पक्ष ने गुमराह किया है और पूरे बिहार की जो स्थितियां हैं, आज क्राइम में आप बिहार को देख लीजिए, अभी प्रियंका जी ने उसका जिक्र किया, और जिस तरह से बिहार को पलायन का स्टेट बना करके रख दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने जो वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ? आप बता रहे हैं कि साहब वहां पर एयरपोर्ट बना दिया है, और मोदी जी का मुझे याद है उन्होंने कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि चप्पल पहनने वाले लोग हवाई जहाज में। मैं रिपीट करता हूं अपना सवाल अब वो रविकांत चप्पल जी, पहनने वाले लोग कहां गए? प्रियंका भारती पहले ही बोल चुकी है और वो मन ही मन में मुस्कुरा भी रही है। मैं सवाल अपना रिपीट करता हूं एक बार फिर कि आप अगर घोषणा कर दिए होते कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनेंगे, जो आपके वहां के नेता नहीं कर रहे हैं, तो यह अलग से अधिकार यात्रा शायद निकालनी नहीं पड़ती, ज्वाइंट कैंपेन भी हमें दिखाई देता। ये तेजस्वी अधिकार यात्रा भी हो सकती है रविकांत जी, जो आप नहीं दे रहे उन्हें अधिकार। ये बिहार के लोगों की अधिकार यात्रा है। ये कोई कंफ्यूजन पैदा करने की जरूरत नहीं है कि तेजस्वी यादव की कुछ अलग से कुछ है। अरे भारतीय जनता पार्टी से पूछे, एनडीए से पूछे कि नीतीश कुमार जी के बारे में उनकी क्या राय है, महाराष्ट्र के बारे में पूछे कि शक्ल किसकी दिखाई थी, किसको मुख्यमंत्री बनाया। यहां इंडिया अलायंस में किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम संयुक्त होकर के पूरी लीडरशिप एक साथ इन चोरों के खिलाफ लड़ रहे हैं। 243 सीटों पर तेजस्वी लड़ रही है, इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? और 243 सीटों पर तेजस्वी लड़ रहे हैं, इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं, फिर वो भी बता इंडिया दीजिएगा। अलायंस और इस चुनाव यात्रा में लड़ेगी। ये आरजेडी की यात्रा है, देखिए, ये महागठबंधन इस की यात्रा तरह नहीं है। किसी भी और पार्टी का नेता इस यात्रा में नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तेजस्वी जी ने यह कहा है कि वो अलग से चुनाव लड़ेंगे? ये कहा है क्या? भाई हम एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे 243 सीट पर, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। भीतरी तौर पर अलायंस के भीतर भी कुछ अपने अंतर विरोध होते हैं, तो वो उस पर बैठ करके बात करेंगे, उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन की बात उसकी नहीं है कि कौन क्या कह रहा है। तेजस्वी यादव को जो कहना था वो कह चुके हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है, इशारों में क्यों ना हो, लेकिन साफ शब्दों में वो कह चुके हैं कि उनके मन में क्या है। आप उनके मन की बात नहीं कर रहे, इसके लिए कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे वो। रविकांत जी जल्दी से उसका जवाब दे दीजिएगा कि क्या कांग्रेस ने तय कर लिया है कि भले आप सीटें कितने भी लड़े, मुख्यमंत्री अगर आपकी सरकार आती है तो तेजस्वी बनेंगे? राजनीति इशारों में नहीं होती है, राजनीति खुल करके होती है। और अभी तो चुनाव का ऐलान नहीं हुआ, अभी तारीखें नहीं आई हैं, और विपक्ष मजबूती की अभी की तकलीफ क्या है? तकलीफ यही है कि प्रियंका जी कैसे घुमा रहे हैं अधिकार यात्रा। सीधे सवाल को। जो माहौल बना, आप सुन रही है ना? बच्चा बिहार का ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोर है। नहीं, वो बात अलग है। मैं आपको आपके इस पे कह रहा हूं, कहीं गद्दी चोर ना हो जाए इस पूरे मामले में। प्रियंका जी देखिए वो सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। आप जल्दी से कुछ टिप्पणी करना चाहेंगी, क्योंकि उसके बाद मुझे जेडीयू प्रवक्ता के पास भी जाना है। साहिल जी, ये न तो वो बिहार है, आपकी उम्मीद तो है ना कि तेजस्वी यादव की घोषणा हो कि वो मुख्यमंत्री बने। तक चलता रहा, आज बच्चा कह रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। किसके बारे में कह रहा है? आज तो बच्चा कह रहा है। जब बिहार की जनता ही घोषणा कर चुकी है पहले से कि मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी जी होंगे, तो फिर हमको तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अपना नॉर्थ स्टार, अपना पोल स्टार जनता चुन चुकी है, क्योंकि देख लिए ना इनके शासनकाल को, जहां बच्चियों का रेप भी हो जाए तो बेटे ने नसीब होने देते हैं ये लोग, जहां पर जो नकली दवा चलाते हैं उनको मंत्री बनाते हैं ये लोग। इनके मंत्री आपस में माथा फोड़ावल करते हैं, तू ज्यादा पैसा खाया, तू ज्यादा पैसा खाया। 17,000 करोड़ का सीएजी घोटाला तो खुद सीएजी बड़ी दिक्कत की बात यही है ना प्रियंका जी, गठबंधन के भीतर, कि अगर बिहार की जनता इस बात को कह चुकी है लेकिन कांग्रेस इस बात को कहने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए तो ये यात्रा कहीं ना कहीं निकालनी पड़ रही है। और मैं देखिए कब से सवाल पूछ रहा हूं रविकांत जी से, वो तो जवाब देने को ही तैयार नहीं है इस पूरे मामले को लेकर। आज तो चिराग पासवान भी बोल गए कि इन्होंने कहा, राहुल जी ने कहा कि अगर 2020 में वोटों की चोरी नहीं हुई होती तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होते। तो अब 2020 से मुख्यमंत्री होते, हम 25 की बात कर रहे हैं ना। बात है
2020 में प्रियंका जी, आप 25 की बात कर रहे हैं। देखिए 20 की बात ऐसी थी, 20 की बात ऐसी थी कि एनडीए भी कह चुका था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बार तो वो भी नहीं कह रहे, वो बात अलग है। लेकिन आपके गठबंधन में भी चीजें क्लियर नहीं है, ये बात भी तो सही है ना जितेंद्र। इसीलिए तो सवाल पूछा जाता है जितेंद्र कुमार जी, आपसे भी ये सवाल पूछा जाता है कि एनडीए इस बार साझा घोषणा पत्र क्यों करना चाहती है? जिस तरीके से पहले हुआ था उस तरीके से क्यों नहीं हो रहा है? पहले बीजेपी ने देखिए अपना घोषणा पत्र घोषित कर दिया था। हाँ चलिए अजय आलोक जी कुछ ऐड करना चाहते हैं, एक लाइन ऐड करना। 10 सेकंड, एक साइड 10 सेकंड। इस बार हम लोग एक लाइन ऐड कर रहा हूं, जितेंद्र जी, एक लाइन ऐड कर रहा हूं बस याद दिलाने के लिए। मैं आपको याद दिला देता हूं, सन 2000 में जब नीतीश कुमार की आरएनडीए की सरकार 7 दिनों में गिर गई थी, उसके बाद लालू यादव जी को कांग्रेस पार्टी ने 13 दिन इंतजार करवाया समर्थन देने के लिए, और समर्थन के बदले क्या मिला? 23 के 23 एमएलए कांग्रेस पार्टी के मंत्री बनाए गए। यह है बार्गेनिंग, है ये होता है बिहार को लूटना चूसना। यही इसी रफ्तार में ये लोग रहेंगे जो रविकांत जी बोल नहीं पा रहे। अभी बार्गेनिंग माल भाव चलेगा भाई। 3,17,000 करोड़ का राज्य हमने बना दिया है, तो पैसा तो चाहिए। चलिए अब आप दोनों में 10-10 सेकंड खत्म करिए क्योंकि जितेंद्र कुमार जी इंतजार कर रहे हैं। प्रियंका जी आपके 10 सेकंड भी खत्म करिए, चलिए बोलिए। साहिल जी, मुझे इसीलिए 10 सेकंड लेना था क्योंकि अजय आलोक जी ना अपने पार्टी के नेताओं को ही झूठा साबित कर जाते हैं। अभी बोले अजय आलोक बिहार में 16 मेडिकल कॉलेज है और नड्डा जी तो बोल रहे थे 150 से ज्यादा है। तो नड्डा जी सच बोल रहे थे कि आप बोल रहे हैं? आलोक जी पहले डिसाइड करके आइएगा, फिर देश को बताइएगा कि कितना मेडिकल कॉलेज है बिहार में। ठीक चलिए ठीक है। चलिए अब दोबारा लौटते हैं मुख्यमंत्री पद के तौर पर, और जितेंद्र कुमार जी आपसे यह सवाल पूछना बहुत लाजमी है और बहुत जरूरी भी है। वो इसलिए जरूरी है कि अब क्या ऐसा हुआ है कि 2020 में बीजेपी का संकल्प पत्र अलग आया था, आपने भी कुछ 7 वादे किए हुए थे, आपका दूसरे ही दिन अलग संकल्प पत्र आया था। इस बार किसको किसके वादों पर भरोसा नहीं है कि साझा ये घोषणा पत्र निकाला जा रहा है? आपको अपने वादों पर या बीजेपी को अपने वादों पर, या आपको एक दूसरे के वादों पर कि यह साझा घोषणा पत्र लाया जाएगा? और ये वादे पूरे कौन करेगा? किसके चेहरे पर ये वादे पूरे करने की घोषणा हो रही है? एनडीए में जितने भी प्रतिपक्षी दल हैं सभी को एक दूसरे पे पूर्ण भरोसा है। साहिल जी, एनडीए में करार है और इंडी गठबंधन में दरार है। हम लोग संयुक्त रूप से घोषणा पत्र भी ला रहे हैं, उससे पहले संयुक्त रूप से एनडीए की बैठक भी कर रहे थे हर विधानसभा में, और ये अभी भी चल रहा है, 22 तारीख तक चलेगा। तो हम लोग के बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन है, इसको यह प्रदर्शित करता है। लेकिन राहुल जी अपनी यात्रा के दौरान तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री पद की के लिए उम्मीदवार या घोषणा नहीं किया, उम्मीदवार नहीं बनाया, इसकी टीस कहीं ना कहीं तेजस्वी जी के मन में है, इसलिए उनको प्रस्तावित और ये तथाकथित यात्रा निकालनी पड़ रही है। अच्छा, अब आ जाते हैं बिहार के विकास पे, जो प्रियंका भारती जी कह रही थी। तो लालू जी का जो पैतृक गांव है फुलवरिया, और तेजस्वी जी जहां से चुनाव लड़ते हैं राघोपुर से, इनकी ही पैतृक सीट है महुआ और हसनपुर जो समस्तीपुर में है, जहां से तेज प्रताप जी चुन के आए हैं। उन चारों जगहों पर भी विकास हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है। वहां भी नली और गली, पुल और पुलिया और सड़क हम लोगों ने बनवाया है। फुलवरिया में 16 कमरे का राबड़ी देवी जी के नाम से स्कूल है, वह भी हम लोगों ने सुनिश्चित किया है। और अभी गंगा पर सेतु बनाकर राघोपुर का विकास सुनिश्चित करने का काम भी मैं एक बार फिर अपना सवाल रिपीट करता हूं, जैसे मैं रविकांत जी से करने की कोशिश कर रहा था। जनता चुन रही है। ये बड़ा दिलचस्प है कि जो सवाल है उसको कैसे बदल दिया जाता है हमेशा। मैंने सवाल ये आपसे किया था कि इस बार साझा घोषणा पत्र क्यों है, और अगर इस बार साझा घोषणा पत्र है तो पिछली बार क्यों नहीं था? या तो पिछली बार गलत था या इस बार गलत है, कोई तो एक बात सही होगी। तो अगर इस बार साझा घोषणा पत्र है तो पिछली बार क्यों नहीं था? यह सवाल एलजेपी को लागू नहीं होता है क्योंकि पिछली बार वो थे ही अलग, चुनावी अलग लड़ रहे थे। साहिल जी, ना तो पिछली बार हम लोग गलत थे ना इस बार हम लोग गलत हैं। पिछली बार सभी दलों ने अलग अलग अपना अपना घोषणा पत्र जारी किया, और जो सरकार में आई यानी हमारी सरकार एनडीए की सरकार बनी, हम लोगों ने पिछले 5 साल मैं वही पूछ रहा हूं, घोषणा पत्र की घोषणाएं हैं पिछली बार अलग अलग घोषणा पत्र क्यों जारी किया था और इस बार एक साथ क्यों कर रहे हैं? के साथ नहीं, अरे भाई हम लोग चर्चा ये है कि नीतीश कुमार अगली बार मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे इसका भरोसा नहीं है, इसीलिए एक साथ साझा घोषणा पत्र दिया जा रहा है। निश्चित तौर पे जो आपके बगल में प्रवक्ता बैठे हुए एलजेपी के,
उनके निश्चित दावे तौर कुछ पे अलग हो नीतीश सकते हैं इस कुमार पूरे जी मामले को सीएम लेकर, बनेंगे। क्योंकि वो तो नरेंद्र मोदी को ही सिर्फ नेता मानते हैं, नीतीश कुमार को नेता नहीं मानते हैं। इसीलिए शायद इस बार साझा घोषणा पत्र दिया गया है, यह भी बात कही जा रही है जितेंद्र कुमार जी। नहीं, देखिए यह यथार्थ है साहिल जी की केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं, और दोनों ही नेता बहुत ही श्रद्धेय हैं। धीरेन्द्र और कुमार, दोनों विकास पुरुष आप के नाम सहमत से है इस जाने बात जाते से? हैं। क्योंकि आज के चिराग पासवान के इंटरव्यू में ये बात तो नजर नहीं आई थी। वो भी जनता चुनेगी मुख्यमंत्री यही बात कहने की कोशिश कर रहे थे, और उसके साथ साथ सीटों के बंटवारे को लेकर स्ट्राइक रेट गिना रहे हैं आप, 100% स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ सीट का भी कोई नंबर होगा, क्योंकि जीतन राम मांझी 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं उसमें। मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है साहिल जी। सुन लीजिए धीरेन्द्र कुमार जी, आपके लिए कह रहे हैं। नीतीश बाबू थे, नीतीश बाबू हैं और नीतीश बाबू ही रहेंगे। और नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए के सभी घटक दलों ने एकता प्रदर्शित किया है, और जो बिहार का विकास हम लोगों ने किया है उसको डिरेल होने नहीं देंगे। बिहार की जनता प्रतिपक्षी दलों धीरेन्द्र कुमार, मैंने सवाल पूछा है आपसे, हम लोगों ने विकास किया है और आगे सवाल आपने क्या किया, एक बार दोहरा दीजिए मुझे। मैंने आपसे कहा कि क्या जो बात यहां पर जितेंद्र कुमार कह रहे थे, एक तो ये उससे आप सहमत है, और दूसरा जीतन राम मांझी 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। आप कह रहे हैं कि आपका स्ट्राइक रेट बेहतर है, तो आपने भी कुछ सीट का आंकड़ा रखा होगा, क्योंकि एनडीए में भी उसको लेकर बातचीत चल रही है। बिना आंकड़े के कोई भी पार्टी राजनीति तो करती नहीं है। सहयोग के लिए, एक दूसरे के लिए हम लोग खड़े हैं, उसी को गठबंधन कहते हैं। हर पार्टी चाहती है कि हमको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, ये भी जरूरी है और होना भी चाहिए। लोग अपनी पार्टी का विस्तार चाहते हैं, लेकिन ये जो अभी तेजस्वी यादव जी को यात्रा को लेकर के इतना चर्चाएं हो रही थी, उससे ये क्या है? ये सही कहा था आलोक जी ने ना कि अपराध के लिए अधिकार यात्रा कर रहे हैं। आप बताइए कि उस समय के बजट के बारे में बताया गया कि 8 टाइम्स उस समय था, वही बढ़कर के आज 2 लाख करोड़ हो गया। तो आज जब वही सेम चीजें सेम बजट में इतनी विकास की चीजें देखने को मिल रही है, चाहे नए वंदे भारत हो, नए एक्सप्रेसवे हो, नया हॉस्पिटल हो, हर एक जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, हर एक अनुमंडल में डिग्री कॉलेज हो, तो तब अगर उतने ही पैसा का एलोकेशन था तो क्या ये जेब में चला जाता था? इसीलिए मैं कहता हूं ना कि भ्रष्टाचार और भरोसा नहीं, तो जीतन राम मांझी अगर ज्यादा क्लेम करेंगे तो क्या आप सीटें देंगे उनको? देखिए, सीटें हम लोग कहां से देंगे? सीट देने वाले यहाँ 2 लोग हैं। एक जो है सीएनएफ 2 लोगों के पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास है और जेडीयू के पास है। हम लोग तो उनके छोटे पार्टनर हैं। हम लोगों को क्या मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन हो गया मेरा खत्म। क्या मैं अपनी बात कौन से मुद्दों पर विपक्ष आगे जाएगा ऐसा आपको लगता है? क्योंकि राहुल गांधी आए थे तब वोट अधिकार की बात कर रहे थे, लेकिन अब बिहार अधिकार की बात निकल चुकी है आज की स्थिति में, आरजेडी की तरफ से, तेजस्वी यादव की तरफ से। यह कंफ्यूजन है। एनडीए यहां पर साझा घोषणा पत्र लाने की कोशिश कर रहा है, और सीटों के बंटवारे पर को लेकर अलग अलग दावे, कंफ्यूजन है। देखिए, आपने एक सवाल बार बार पूछा कि आखिर नीतीश कुमार और पूरा जो एनडीए गठबंधन है वो एक साझा घोषणा पत्र क्यों लाना चाहता है। इसका जवाब पूर्णिया की रैली में नीतीश कुमार ने बिना कहे दे दिया है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मैं अब कहीं जाने वाला नहीं हूं। उनको यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी? और उन्होंने मंच पर बैठे हुए ललन सिंह की तरफ इशारा करते हुए कहा, हमारी पार्टी के कुछ लोगों ने ही हमको उकसाया था और हम उधर चले गए थे। ललन सिंह बैठे हुए थे वहां पे, उसकी तरफ इशारा कर रहे थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि साझा घोषणा पत्र इसलिए लाया जा रहा है ताकि आने वाले समय में अगर कहीं नीतीश जी का मन भटके तो वो उधर ना जा पाए, उनके पास वो तर्क ना हो। इस गठबंधन में 2 ऐसे दल हैं जो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। एक तो एलजेपी, दूसरा जनता दल यूनाइटेड। इसलिए मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने इंश्योर किया है कि चुनाव के पहले, चुनाव के बाद कहीं भटकने का अगर मौका मिले तो फिर यह बताया जाए कि हम लोग साझा चुनाव लड़े थे, आपको यह अधिकार नहीं है। पहली बात तो यह। दूसरी बात, भारतीय जनता अभी भी एनडीए की तरफ से इस बात का ऐलान नहीं हुआ है कि दरअसल नीतीश कुमार ही चुनाव के बाद अगर जीते तो, जैसे महागठबंधन के बारे में सवाल उठाया कि भाई क्या मुख्यमंत्री के तौर पर तेजस्वी को कांग्रेस पेश करेगी या नहीं पेश करेगी, उसी तरीके से क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या महाराष्ट्र का मॉडल होगा, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। तो यह कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि यही बात तो महागठबंधन में भी दिख रही है ना। हाँ,
जी अब क्या करें? नहीं, मैं कह रहा हूं ये बात तो महागठबंधन में भी वही दिख रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए अभी भी आपने कई बार रविकांत जी से पूछा, उन्होंने सवाल का जवाब नहीं दिया। तो वो इसलिए सवाल का जवाब नहीं दिया क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टी कुछ पत्ते अपने पास रखना चाहती है, ताकि वो जब गठबंधन के समय में सीटों का बंटवारा हो, डिमांड हो, तो वो उसकी बार्गेनिंग में कुछ न कुछ इस्तेमाल करें। यह बात जितनी महागठबंधन पर लागू होती है उतनी ही जनता दल एनडीए गठबंधन पर लागू होती है। यही बात है कि राजनीति में डिमांड जैसे होती है वैसे ही सप्लाई होगा, लेकिन कुल मिलाकर जितनी सीटें हैं उसी में बंटवारा करना होता है। पार्टियों की संख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन सीटों की संख्या नहीं बढ़ सकती आज की स्थिति में। तो इसके लिए कहीं ये सीटों का बंटवारा बिहार की राजनीति में एक दिलचस्प मोड़ न ले आए, ताकि इस पर भी नजर रखनी होगी।